जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था, इस बार चार धाम यात्रा बार बार स्थगित होती रही और कई बार श्रद्धालुओं को यह लगा कि शायद इस साल यानी 2020 में यह यात्रा हो भी पाएगी या नहीं। परंतु राज्य सरकार ने 1 जुलाई से यह यात्रा यहां के लोकल लोगों के लिए कुछ शर्तों के साथ शुरू कर दी थी और कल यानी 26 जुलाई को सरकार ने घोषणा की कि उत्तराखंड के बाहर के लोग भी इस यात्रा में कुछ शर्तों के साथ आ सकते हैं। इसमें बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है और उन्हें चार धाम देव स्थानम की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है। हमने यह दोनों कार्य पूरे किए और आज 27 जुलाई को दिल्ली से यह यात्रा शुरू की। हम दिल्ली से करीब 2 बजे निकले थे। रास्ते में ट्रैफिक सामान्य था और करीब 7 बजे हम यहां ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। रात में हम यहीं ऋषिकेश में रुकेंगे और कल सुबह यानी 28 जुलाई को अपनी आगे की केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कुंड होते हुए सोनप्रयाग तक की यह दूरी लगभग 215 किलोमीटर है। यात्रियों की संख्या बहुत ही कम और ना के बराबर है। सड़कें लगभग सूनी पड़ी हुई हैं। परंतु जुलाई की बारिशों के बाद यहां पर्वतों का सौंदर्य अपने चरम पर है। यह पूरा रास्ता हरियाली से भरा है और इन वादियों में बार बार आने वाले अपनी मस्ती में बह रहे झरने आपको सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। हमने सुबह करीब 7 बजे ऋषिकेश से यात्रा शुरू की थी और अभी शाम के 5 बजे हैं और हम सीतापुर पहुंच चुके हैं। सीतापुर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहां पर हमने एक होटल में रूम लिया जिसका किराया 800 रुपये है। कई सारे होटल खुल चुके हैं और यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। यह सीतापुर की पार्किंग का दृश्य है। इसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां पर अभी यात्रियों ने पहुंचना शुरू नहीं किया है। अभी रात में हम यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह आगे की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। यह 29 जुलाई की सुबह है। हम सोनप्रयाग में हैं और हर तरफ एक बहुत ही शांत वातावरण है और हमें नहीं लगता कि पिछले 100 सालों में कभी भी ऐसा हुआ हो कि केदारनाथ यात्रा के लिए इतने कम यात्री यहां पर आए हों। सोनप्रयाग से आगे हम अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते और यहाँ की लोकल टैक्सी से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की 6 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। टैक्सी में पर यात्री किराया 40 रुपये है। से टैक्सी करेंगे और गौरीकुंड की तरफ चलेंगे। इस टैक्सी से अब हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। यहां आकर मोटरेबल रोड समाप्त हो जाती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 20 मिनट का समय लगा, परंतु रास्ते के सुंदर दृश्य शब्दों और कैमरे में कैद नहीं किए जा सकते थे। वास्तव में पहाड़ों में इतना सुंदर नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा।
यहाँ से आगे श्री केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करने से पहले हम गौरीकुंड के तप्त कुंड में स्नान करेंगे। उसके बाद यहीं पर नाश्ता करने के बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अधिकतर यात्री गौरीकुंड के तप्त कुंड में स्नान जरूर करते हैं। यह एक गर्म पानी का कुंड है और शरीर की बीमारियों को रहस्यमय ढंग से समाप्त करने की अलौकिक क्षमता रखता है। यह तप्त कुंड मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है और अपनी मस्ती में बह रही मंदाकिनी नदी का सौंदर्य देखते ही बनता है। मंदाकिनी नदी के किनारे चलते चलते ही हम केदारनाथ तक पहुंचेंगे। यह गौरीकुंड का बाजार है जो यात्रा के समय यात्रियों से खचाखच भरा होता था, परंतु यहाँ पर अभी कुछ ही दुकानें खुली हैं। रहने के लिए कुछ होटल उपलब्ध हैं। हर दुकान पर उचित दूरी बनाए रखने और हाथों को सैनिटाइज करने का पूरा प्रबंध किया गया है। वैसे तो गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा पहले घोड़े, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर से भी की जा सकती थी, परंतु इस बार अभी हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू नहीं की गई हैं। और यहाँ पर जहाँ घोड़ों की संख्या हजारों में हुआ करती थी, आज सिर्फ 15 से 20 घोड़े ही उपलब्ध हैं। आप चाहें तो यहाँ प्रीपेड काउंटर से एक निर्धारित राशि देकर घोड़ा ले सकते हैं। गौरीकुंड से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति का सौंदर्य भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अलौकिक सौंदर्य है जिसे शब्दों में उल्लेखित नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। इतने निर्मल और अपनी मस्ती में बह रहे झरनों को देखकर दिल में जो उमंगें जागती हैं, उनका वर्णन करना इतना आसान नहीं। गौरीकुंड से करीब 3.5 किलोमीटर ऊपर एक इमरजेंसी लैंडिंग हेलीपैड बनाया गया है। जब हेलीकॉप्टर यात्राएं यहां पर होती हैं तो कई बार मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ जाती है। में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ दुकानें खुली हुई हैं और उन दुकानों में जलपान की व्यवस्था है। अभी हम रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर आपको 2 मार्ग मिलेंगे। एक मार्ग घोड़े और खच्चरों के लिए है और दूसरा पैदल यात्रियों के लिए। घोड़े खच्चर वाला मार्ग थोड़ा लंबा है, परंतु उसमें चढ़ाई कम है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें पैदल यात्रा वाला मार्ग ही लेना चाहिए। अक्सर उत्तराखंड में बहुत सारी यात्राएं करते हैं, परंतु ऐसी जगहों पर आकर मन विचलित हो जाता है। इस जगह पर कभी एक बहुत बड़ा गांव रामबाड़ा हुआ करता था। 2013 की त्रासदी में यहां पर उसका नामो निशान मिट गया। पर भी अचंभा होता है कि मंदाकिनी उस रात कितने प्रचंड प्रवाह में बह रही होगी कि रास्ते में आने वाले इतने बड़े गांव को इस तरह बहा कर ले गई। रास्ते में लगभग हर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के शेड बनाए गए हैं। यह शेड बरसात के दिनों में बहुत ही काम आते हैं और यात्रियों को बारिश से बचा लेते हैं। यात्रियों की संख्या कम है और शायद
इसीलिए यहाँ के जीव जंतु अपनी पूरी आजादी से पगडंडी पर घूम रहे हैं। हम मंदिर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि केदारनाथ में अब बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हैं जो कि 4G की स्पीड से चलते हैं। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ से लाइव वीडियो चैट करना चाहें तो वह भी संभव है। यहाँ अलकनंदा नदी के किनारे सीढ़ियों का निर्माण किया गया है ताकि अगर यात्री चाहें तो अलकनंदा नदी में स्नान कर सकें। यहाँ पानी अत्यंत ठंडा होता है और स्नान करने के लिए मानसिक शक्ति का होना अनिवार्य है। परंतु अगर आप स्नान नहीं भी करना चाहते तो अलकनंदा नदी के किनारे बैठकर इसके निर्मल प्रवाह का आनंद ले सकते हैं और कई बार अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको नदी में बहकर आने वाले रुद्राक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। हमने अनेकों बार भगवान श्री केदारनाथ की यह यात्रा की है, परंतु इस बार इस प्रकार की शांति का अनुभव पहली बार हुआ है। हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और मन में आने वाली भक्ति के भावों से अत्यधिक उद्वेलित है। हम इस समय मंदिर प्रांगण में खड़े हैं और यहाँ होने का सुखद अनुभव अपने आप में अस्मरणीय है। हम धन्य हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ पहुंचने की शक्ति प्रदान की। शाम की आरती अब शुरू होने वाली है। आज यहाँ पर लगभग 10 से 12 श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिर के प्रांगण में दूरी बनाए रखने के लिए इस प्रकार के गोलों को चिन्हित किया गया है ताकि यात्री इन पर खड़े रहें और दूरी बनाए रखें। परंतु बहुत कम यात्री होने की वजह से अभी इन गोलों में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ के लोकल लोग भाग ले रहे हैं। पर हम यह बताना जरूरी समझते हैं कि अभी श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है और यहीं बाहर से वह आरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था है और चिकित्सा सुविधाएं पूर्ण रूप से काम कर रही हैं। अगर आपने इस साल यात्रा का प्लान बनाया था तो हमारा सुझाव है कि आप यह यात्रा जरूर करें और हमें उम्मीद है कि आप इस यात्रा का बहुत ज्यादा आनंद उठाएंगे। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है जिसमें कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा हमें रास्ते में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। यहाँ का प्रशासन आपका पूरा सहयोग कर रहा है। धन्यवाद।